guys, I'm the first female black clothes wearing content creator to review डाकू महाराज, जो कि है the iconic उर्वशी रौटेला की latest movie। और उर्वशी के according this is also the first movie to do 105 crores business in such a short span of time। 105 हमने पार कर दिया है। और अगर आपको ये रेफरेंसेस समझ आ गए हैं तो Welcome to the narcissism। और अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो एकदम ठीक रास्ते पे हो आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो थी इस मूवी को थिएटर में देखना, बिकॉज भाई थिएटर्स खाली पड़े हैं, क्योंकि इस मूवी का ओरिजिनल तेलुगु वाला वर्जन 12 जनवरी को रिलीज हुआ था। एंड जिसने भी देखनी होगी, जो ईगरली वेट कर रहा होगा, वो ऑलरेडी उस टाइम पर देख चुका है। एंड मे बी इसीलिए अब जब ये हिंदी में रिलीज हुई है तो कोई जा ही नहीं रहा है देखने के लिए। ऑल्सो आई थिंक इट हैज गॉट अ लॉट टू डू विद द मूवी टू। सो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इन डिटेल्स देन, बिकॉज और कोई रीजन हो या ना हो, उर्वशी ने इस मूवी का शोर जरूर मचाया हुआ है। हमारी फिल्म डाकू महाराज सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हो गई। भाई आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है, लेकिन ये बंदी इतना खुश हो रही है और इतने ढिंडोरे पीट रही है एज इफ ये उसी की मूवी हो। लेकिन जब आप मूवी देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि इसमें 10% भी रोल नहीं है इस बंदी का। लीडिंग एक्टर्स इस मूवी के नंदमूरी बालाकृष्णा यानी कि एनबीके और बॉबी देओल ही हैं, बट ये बंदी अलग ही बज रही है इंटरव्यूज में। यू नो माय फिल्म डाकू महाराज जस्ट क्रॉस 105 crores एंड पीपल आर टेलिंग मी कियारा's मूवी गेम चेंजर इज सच अ डिजास्टर। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, अगर उसकी मूवी डिजास्टर हुई है तो। कियारा अडवाणी की तो फिल्म डिजास्टर हो गई। सो आई एम लाइक इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। भाई नार्सिसिज्म की हद है। वैसे इतना कॉन्फिडेंस मेरे को भी चाहिए अपनी लाइफ में। नहीं एक्चुअली नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन खुंदस इस बंदी से अलग लेवल की है मेरे को। बहुत ही ज्यादा डाइवर्स फैन फॉलोइंग है मेरी। आई ऑलवेज मेक श्योर दैट इट हैज टू बी वेरी ग्रेसफुल और क्लासी। यार ये कितनी डम और कितनी इरिटेटिंग है ब्रो। आई एम रियली सॉरी अगर आप में से कोई उर्वशी का फैन है और लिटरली ऑफेंड हो रहा है मेरी बातों से, बट टुडे आई एम गोइंग ऑल आउट। मैं तो फुल ऑन बोलने वाली हूँ आज। एक तो हार्डली पूरी मूवी में 3 या 4 मिनट के इसके सीन्स नहीं है, ऊपर से जो है वो भी इतने घटिया। Like what was that? इस बंदी का कोई भ्रम तोड़ेगा और इसको बताएगा कि डिजास्टर कियारा नहीं तू है बहन, तू। Anyways, let's just come to the story. So एक टी एस्टेट है जिसके ओनर है कृष्णमूर्ति एंड उनकी ग्रैंड डॉटर है वैष्णवी, और ये दोनों मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के। एनबीके एक इंजीनियर है और वो चाहते हैं जो इनका लैंड है जो कि एकदम बैरन है, वहां पर पानी आ जाए ताकि टी एस्टेट स्मूथली चलता रहे। उसी सब के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, पर एक्चुअली कुछ हो नहीं पाता है। अब ये स्टोरी ऐसे इंटेंशन से बनाई गई है कि जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है, बट अपेरेंटली जब आप ये मूवी देखोगे तो रियलाइज करोगे कि वही घिसी पिटी प्लॉट ही चल रही है कि माइंस में माइंस वर्कर पे टॉर्चर हो रहा है, फार्मर्स के खेतों में पानी की दिक्कत हो रही है, डैम को बनाने को अपोज करने के चक्कर में ठाकुर लोग लगे हुए हैं, और कुछ परिवारों में आज भी टॉर्चर होती हुई महिलाएं हैं। आई एम श्योर ये सब हम पहले 100 मूवीज में देख चुके हैं। इट लुक लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी मूवीज टुगेदर। उर्वशी का रोल एक पुलिस ऑफिसर का है, लेकिन उसको ऐसा मॉडल टाइप्स क्यों दिखाया गया है और उसकी बॉडी को इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया गया है, नोबडी नोज। आप सच बताओ कहां से लग रही है ये पुलिस ऑफिसर। एनीवेज फर्स्ट हाफ में स्टोरी में वैष्णवी डेंजर में फंस जाती है। मे बी वैष्णवी की जान को खतरा है और उसको बचाने की जिम्मेदारी ली है हमारे डाकू महाराज एनबीके ने। अब एनबीके गुंडों से वैष्णवी को बार बार क्यों बचाते रहते हैं, एंड पहले वो इंजीनियर थे, फिर वो डाकू महाराज बने, और एंड तक आते आते एक और कैरेक्टर कैसे बन गए, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इस मूवी में वो ये है कि एनबीके कॉल्स हिमसेल्फ गॉड ऑफ डेथ। वो खुद ही एकदम ग्रैंड गॉडली कैरेक्टर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ। सेकंड हाफ में बॉबी देओल की एंट्री एंड बॉबी सेज कि मेरे को मार्बल का बिजनेस बनाना है, बट बाद में पता लगता है कि कोई मार्बल का बिजनेस नहीं है, वो एक ड्रग्स का धंधा कर रहा है। दो बॉबी इज द मेन विलन, लेकिन उनके कैरेक्टर में कुछ खास इंटेंसिटी है नहीं, मोर ऑफ शो पीस लग रहा था मुझे उनका कैरेक्टर। और कुछ हो या ना हो, स्टोरी आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक्शन वो भरपूर देखने को मिलेगा इस मूवी में। एकदम क्लाइमैक्स से पहले के जो फाइट सीक्वेंसेस है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं देखने में, एंड काफी एफर्टलेस भी दिखे वो स्क्रीन पर। उसके अलावा वो बच्ची वैष्णवी वाला जो एंगल है पूरा का पूरा, वो काफी अच्छा और काफी इमोशनल है। एज आई सेड, उर्वशी का कैरेक्टर पहले ही बहुत छोटा है, उसमें भी आधे सीन्स में उसको बेचारी को ऐसे पपेट बना के पीछे बैकग्राउंड में खड़ा किया हुआ है कि बस खड़ी रहे और एक्सप्रेशंस दे, उससे ज्यादा कुछ मत करना। आई गेस इसके डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से पता था कि भाई ये मुंह खोलेगी तो काम करा भी करेगी, जितना चुप रहे उतना ही अच्छा है। एंड एक चीज मैंने और नोटिस की कि शुरुआत में एकदम एंट्री हुई एनबीके की फुल पावर पैक, एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और एंट्री हुई, एंड फिर थोड़ी देर बाद एक और एंट्री हुई, और फिर उसके थोड़ी देर बाद एक और एंट्री हुई। मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये 10 बार अलग अलग एंट्रीज का क्या मतलब है और कौन ही देखना चाहता है इसको। ठीक है, आपने एक बार एक ग्रैंड एंट्री कर दी, हमें समझ आ गया कि सुपरस्टार जो है वो स्क्रीन पर आ गए हैं, लेकिन फिर एक बार में हो गया ना बस। एंड आई ऑल्सो हैव वन क्वेश्चन, वैसे आप फुल ऑन ग्लैमर के लिए उर्वशी को यूज कर रहे हो एंड उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो एंड एवरीथिंग, एंड लेटर उसी मूवी में आप एक बच्ची को बचा रहे हो और एक गॉडली डीड करके दिखा रहे हो, एंड यू नो ये दिखा रहे हो कि बच्चों की सेफ्टी या विमेन सेफ्टी इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरीके का दोगलापन नहीं हुआ?
ये सब दोगलापन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आप क्या सोचते हो उसके बारे में। कास्ट की बात करें तो एनबीके वाज गुड। वी ऑल नो कि उनकी मूवीज में वो ऐसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स ही प्ले करते हैं एंड यहाँ भी एकदम सेम केस था। सबको पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग एकदम नेक्स्ट लेवल है एंड ऑल्सो अगर वो 64 की एज में भी ऐसे मेन लीड्स कर रहे हैं तो दैट्स अ बिग थिंग। आई हैव हर्ड दैट एवरीबॉडी वांट्स टू सी एनबीके डांस एंड फाइट एंड गिव ह्यूज मोनोलॉग्स। तो ये सब तो फुल ऑन भरपूर देखने को मिलने वाला है आपको इस मूवी में। बॉबी देओल का ये तेलुगु डेब्यू है। बड़ा ऑब्जर्व कि एनिमल वाला उनका वो जो एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मतलब वही सब आश्रम कंगुआ बेको सेम ही लगा। ऐसे लग रहा है wherever he is going he is taking that character with him and he is not making any changes। इतना फेमस हो गया वो कैरेक्टर, अब हर मूवी में वो विलेन ही बन रहे हैं। श्रद्धा श्रीनाथ का जो रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट था एंड इट वाज द मेन मोटिवेशन जिसकी वजह से आप ये मूवी थोड़ी भी झेल पाओगे। मतलब ऑल इन ऑल अच्छा था उनका कैरेक्टर और इनके साथ प्रज्ञा जायसवाल ने भी काफी अच्छा काम किया है। एटलीस्ट इन दोनों के कैरेक्टर का कोई मतलब था स्टोरी में। बट भाई उर्वशी की क्या ही जरूरत थी, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। हर कैरेक्टर वाज एन एब्सोल्यूट वेस्ट। सिर्फ एक आइटम सॉन्ग और 3-4 मिनट के पूरे रोल के लिए आई है मैडम। प्लस कैन यू इमेजिन वो अपने और एनबीके के बीच के एज गैप की फड़ियां मार रही हैं। यू नो इट वाज 38 इयर्स एज गैप बिटवीन सनी देओल एंड आई, बट नाउ आई एम ब्रेकिंग इवन दैट एज गैप बिकॉज़ एनबीके के साथ वाला एज गैप इज द बिगेस्ट एज गैप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। I'm paired opposite Balakrishna Garu. I don't know, the age gap is a maximum age gap in the history of Indian cinema. भाई इसका दिमाग पूरी दुनिया से ऐसे एकदम डिफरेंट कैसे चल सकता है, मुझे समझ नहीं आता। एंड सच बोलूं तो उर्वशी से ज्यादा रोल तो सपोर्टिंग कास्ट का था यार। देयर इज रवि किशन आल्सो एंड सच में उनका कैरेक्टर आधी से ज्यादा कास्ट से बेटर था। एटलीस्ट उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ फुल जस्टिस किया है। बाकी मकरंद पांडे भी हैं और भी काफी सारे वेल नोन फेसेस हैं। सॉन्ग्स की बात करें तो थमन इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं एंड ऑनेस्टली आजकल तो सारी मूवीज में उन्हीं का ही म्यूजिक आ रहा है। मेरे को याद है बेबी जॉन के रिव्यू में भी मैंने बोला था कि थमन का म्यूजिक है, सिंगम अगेन में भी उन्हीं का ही म्यूजिक है और गेम चेंजर में भी उन्हीं का ही म्यूजिक है। बट यहाँ सारे गानों में से दाविडी दिबिडी सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ इट्स चीप एंड क्रिंज कोरियोग्राफी। दबिड़ी दे हाथ तो उठा दे बाला, जिसको अपेरेंटली काफी ज्यादा ट्रोल किया गया है। इन माय ओपिनियन इट वाज स्ट्रेट अप वल्गर एंड वैसे आई थिंक गाने वगैरह तो ठीक ठाक है लेकिन भाई द वॉल्यूम इट वाज सो लाउड। क्लियरली इनकी म्यूजिक की ऑडियो में ब्लेंडिंग और इक्वलाइजिंग वाले इश्यूज तो बहुत ज्यादा थे। सच में भाई इतना लाउड म्यूजिक था कि आपके लिटरल कान फट जाएंगे। सो ओवरऑल ये मूवी 2 घंटे 30 मिनट की है। एक पीरियड ड्रामा विद पावर पैक्ड एक्शन परफॉर्मेंसेस बनाने की कोशिश की है इन्होंने। कॉमेडी भी दिखाने की कोशिश की लेकिन कई जगहों पर मुझे काफी ज्यादा चीप लगी कॉमेडी। तो क्लियरली फैमिली के साथ जाके तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। फर्स्ट हाफ एकदम टाइम पास है, एकदम लेम है और जबरदस्ती की कॉमेडी डाली हुई है। थैंकफुली सेकंड हाफ में थोड़ा सा सेंस है। जो फ्लैशबैक के बाद एक स्टोरी पर इन्होंने शुरू किया था उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया है तो वो मेसअप नहीं हुआ एटलीस्ट, और उसी की वजह से एंड तक थोड़ा बहुत एंगेज रहोगे आप। रेस्ट आई विल अगेन से काफी लेम है, काफी भरपूर क्रिंज है। एवं एकदम टाइम किल करने के लिए देखने वाले हो तो जरूर जाओ, नहीं तो रहने ही दो। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी को ये आई जाएगी तो क्या ही करोगे थिएटर जाके। एंड ऑल्सो आई नो देर आर पीपल जिनको ये मूवी पसंद आ रही है बट आई एम सर्टनली नॉट वन ऑफ देम। मेरे को ऐसी बेसिर पैर की एकदम नॉनसेंसिकल फिल्म्स जिसमें एकदम बिल्कुल ब्रेन सेल्स यूज ही ना हो ऐसी बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं। सो मेरे हिसाब से इस मूवी की रेटिंग है 1.5। आपके क्या व्यूज है इस मूवी के बारे में, एनबीके के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उर्वशी रौटेला के बारे में? प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।